जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन की बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन प्लस कैपिटलाइज्ड लमसम अमाउंट की भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, कैलकुलेशन करके समझा रखा है। प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी किस प्रकार से यहां पर एक महीने की पेंशन बनेगी इंपेयरमेंट रिलीफ और वो लगा के, या लमसम अमाउंट मिलता है तो किस प्रकार से लमसम अमाउंट की यहां पर कैलकुलेशन होगी। जो लमसम अमाउंट होगा वो ग्रेजुएटी में इंक्लूड हो जाएगा। तो बात करेंगे आज फिर से इंपेयरमेंट रिलीफ की कुछ एग्जांपल और लेके समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। सीधे यहां पर व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। इंपेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैं इसकी भी वीडियो बना चुका हूं कि इंपेयरमेंट रिलीफ एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, यह एक इंपेयरमेंट रिलीफ है। किसे कहते हैं, इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं और डिसेबिलिटी पेंशन की क्या क्या शर्तें हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। इंपेयरमेंट रिलीफ कैलकुलेशन है। नेम एंड रैंक, मैंने कोई हवलदार मनोज रैंक ले लिया, यानी कि उसका फास्ट प्रमोशन हो गया, 10 साल 12 साल में वो हवलदार बन गया। आरटी के अंतर्गत हो सकता है, ईडी में हो सकता है, एमई में हो सकता है, सिग्नल में हो सकता है, या इन्फेंट्री बटालियन में भी हो सकता है। इन्फेंट्री बटालियन में प्रमोशन रुक गया, लेकिन कहीं कहीं जो था फास्ट हो जाता है, या पहले वो गेम में था और वो डिसेबल हो गया, कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी में आ गया और एक्ट बटालियन में वापस आ गया। इन्फेंट्री बटालियन की बात कर रहा हूं। और एक्ट बटालियन में जब वो वापस आ जाता है तो क्या होता है, फिर एक गेम वाले को सर्विस करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है जब मैं मेडिकल कैटेगरी हो तो, क्योंकि डिसेबल है, शरीर में तकलीफ होगी तो उसको लिए टफ पड़ेगा। तो 16 साल मैंने सर्विस ले ली। रीजन फॉर डिस्चार्ज मैंने लिखा ड्यू टू अनविलिंग टू एक्सेप्ट शेल्टर अपॉइंटमेंट विद डिसेबिलिटी 30%। इसके कहने का मतलब है, जो अंग्रेजी मैंने लिखे इसका मतलब क्या है, ड्यू टू अनविलिंग, यानी कि उस बंदे ने अनविलिंग किया। जो हवलदार मनोज है उसने क्या किया, उसको क्या दिया, सीओ ने शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया, ठीक है ना। तो जब शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया तो उसने क्या कहते हैं, विलिंग और अनविलिंग सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो उसने उसमें अनविलिंग कर दिया। अगर वो विलिंग करता, अगर उसको सीओ भेजता तो उस वाले दौरान उसको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज हो जाती, लेकिन सीओ उसको घर नहीं भेजना चाह रहा था, सीओ उसको पलटन में ही काम कराना चाह रहा था। गेम्स वाला बंदा था, है नहीं, या हवलदार था, भाई काम कराना, क्या पता सीओ सोचता है कि कल के दिनों ठीक हो सकता है, क्या पता ठीक हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल चाह रहा है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं जाता हूं घर, है नहीं है वो। तो सीओ ने बोला ठीक है फिर तू जा, लेकिन मैं यहां पर तू अनविलिंग करके दे दे, तो उसने अनविलिंग कर दिया। अगर विलिंग करता और सीओ विलिंग में घर भेजता तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज हो जाती, लेकिन उसने क्या किया, शेल्टर अपॉइंटमेंट को अनविलिंग कर दिया। तो अनविलिंग केसेस में जो है उसकी, जो डॉक्टर ने उसको आरएमबी में असिस्ट किया था, उसको 30% डिसेबिलिटी यहां पर असिस्ट किया, ठीक है ना। 20% ब्रॉडबैंड टू 50, 51 ब्रॉडबैंड टू 75, 76 ब्रॉडबैंड टू 100% होगा, ठीक है ना। तो इन बातों को आपने समझना है। ये 30% यहां पर होगा। और वही डिसेबिलिटी का केसेस होता, अगर उसको सीओ घर भेज रहा होता, ठीक है ना, तब डिसेबिलिटी 5% भी अगर होती तब भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि वो इनवैलिड पेंशन में क्या हो जाता, काउंट हो जाता। तो आपको ये बातों को समझना है। तो यहां पर क्या हो गया, आरई क्या हो गया, आरई मतलब रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होता है। रिकॉनेबल इमोलमेंट्स क्या होती है, पूरी हमारी जो महीने की, जब हम लास्ट में रिटायर हो रहे हो तो हमारी बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, प्लस जो ग्रुप एक्स सैलरी पे पेमेंट लेते हैं उनका ग्रुप ऐसे इंक्लूड होगा। एयरफोर्स, नेवी, ईएमई, ईडी, सिग्नल, तो इनके अंतर्गत जो होते हैं, ठीक है ना। तो इनका हो गया ग्रुप एक्स। और मैंने लिख रखा 42,000 बेसिक पे हवलदार की ले रखी मैंने, तो इंक्रीमेंट लगा के 42,000 लगभग हो गई उसकी। 600 मैंने क्लास पे ले लिया और 5200 एमएस पे ले हो गया। अगर ग्रुप पे ले रहा था तो ग्रुप पे भी इंक्लूड होगा। इस प्रकार 47,800 क्या आ गया, हमारे रिकॉनेबल इमोलमेंट्स आ गया। और ये जो ये बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे क्या है, ये इमोलमेंट्स है। बेसिक पे एक इमोलमेंट्स, क्लास पे एक इमोल, लेकिन पूरा जोड़ के करेंगे तो रिकॉनेबल इमोलमेंट्स। 100% इंपेयर, अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 100% इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए जो है यहाँ पर 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल अमाउंट। लास्ट रिकॉनेबल अमाउंट से कितना है, 47,800। तो 47,800 का 30% निकालेंगे तो 14,340 आ गई, यानी कि 100% डिसेबिलिटी के लिए जिसका मान लिया जाए उसको डॉक्टर ने 76 आरएमबी में असिस्ट टिकट दिया। तो 76 ब्रॉडबैंड टू कितना हो गया, 100% हो गया। तो 100% जिसको मिला होगा तो उसका कितना होगा इंपेयरमेंट रिलीफ, 14,340
40 होगा, ठीक है ना। और उसी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखा मैंने 30%, डॉक्टर ने कितना किया 30 किया, तो 30 वाले केसेस में क्या होगा ब्रॉडबैंड टू 50% हो जाएगा। तो डिसेबिलिटी 30%, ब्रॉडबैंड टू 50%। तो इस प्रकार इंपेयरमेंट रिलीफ क्या हो गया 14,340 गुणा 50/100 यानी कि 14,340 मल्टीप्लाई बाय 50/100 हो गया। तो इस प्रकार के 7,170। तो 7,170 क्या गया हमारा इंपेयरमेंट रिलीफ आ गया, ठीक है ना। ये कैपिटलाइज लमसम अमाउंट नहीं है, ये क्या है इंपेयरमेंट रिलीफ है। तो ठीक है ना, अगर आप कैपिटलाइज लमसम अमाउंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जब आपको ऑप्शन सर्टिफिकेट मिलेगा या बताया जाएगा बटालियन में, तो उस समय जो है आप जो है कैपिटलाइज लमसम अगर आपको इकट्ठा पैसा चाहिए तो क्या होता है किसी को इकट्ठे पैसे की जरूरत पड़ती है, घर में मकान बनाना है, दुनिया भर के काम इधर उधर है नहीं है, या वो पढ़ा लिखा लड़का है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है मैं घर आके काम कर लूंगा, या मैं कोई बिजनेस कर लूंगा, या मैं नौकरी में लग जाऊं, मुझे नहीं चाहिए मंथली। तो इन चीजों का जो है ये आपका इतना हो गया। तो जो ERGMO 2023 में है उसमें ये लिखा है रूलिंग में कि आपका मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ ये इस हिसाब से होगा। और जो कैपिटलाइज लमसम अमाउंट है उसकी डेफिनेशन अलग से लिखी है, यानी कि 2 खंडों में उसको विभाजित किया गया है। तो कैपिटलाइज लमसम अमाउंट जो कि ग्रेजुएटी में जो है हमारा इंक्लूड होके आएगा, उसकी भी बाद में करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिर भी बता रहे हैं। तो इंपेयरमेंट अब इसमें क्या है डीआर जो है ऑथराइज नहीं है। डीआर जो होता है जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं उनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, महंगाई में राहत, और जो कर्मचारी सेवारत होते हैं जो सर्विस में है उनको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता। तो इस प्रकार से डीए बढ़ेगा डीआर भी बढ़ेगा, लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ वाले केसेस में डीआर नहीं लगेगा। अगर यही बंदा अगर यहां पर क्या करता विलिंग कर देता, क्या कर देता विलिंग कर देता, तो उस केस में सीओ बोलता ठीक है अब पलटन में तेरे को मैं घर भेज देता हूं, मैं यहां पर अनविलिंग कर देता हूं। सेल्टर अपॉइंटमेंट को क्या कर देगा अनविलिंग कर दिया। इंडिविजुअल ने क्या किया विलिंग किया, सीओ ने क्या कर दिया अनविलिंग कर दिया। उस वाले केसेस में क्या हो जाएगा उसको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज हो जाएगी, और जब वो रिटायर आएगा तो उसके पीपीओ में जनरेट होगा इनवैलिड पेंशन करके, ठीक है ना। क्या कहलाएगा इनवैलिड पेंशन। उस वाले केसेस में उसका सर्विस एलिमेंट्स प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट्स उसको क्या हो जाएगा ऑथराइज हो गया। उस प्रकार से उसका डिसेबिलिटी पेंशन बनेगा, और जब वो डिसेबिलिटी पेंशन बनेगा तो यहां पर उसका क्या लगेगा डीआर लग जाएगा। क्या होता है डीआर मतलब 53% जो अभी करंट में प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो 7,170 का 53% निकालेगा, जितना आएगा उसको फिर 7,170 में प्लस कर देगा, तो इतना उसका क्या हो गया फिर वो डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, जो कि उसको लाइफ टाइम मिलते रहेगा। और जब 53% अभी डीए चल रहा है, फिर 56 बनेगा, फिर 64, 62, मतलब लाइफ साइकिल में जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जब जब डीआर बढ़ेगा तब तक जो है उसका उसमें प्लस होता रहेगा। प्लस उसकी जो सर्विस पेंशन थी मतलब सर्विस एलिमेंट्स थी, तो सर्विस एलिमेंट में जो है उसका 50% निकालेगा, 50% निकाल के उसमें भी जो है उसका डीआर इंक्लूड होगा, यानी कि 2 जगह डीआर इंक्लूड, उससे बन के उसकी क्या बनेगी 1 महीने की पेंशन बनेगी। समझ में आ रहे हो ना मेरी बात को। अगर कम्यूट करा देता है तो कम्यूट वाले केसेस में दोनों जगह है कम हो जाएगा, यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भी कम्यूट कराएगा और उसमें पेंशन में भी उसका जो सर्विस एलिमेंट है उसमें भी वो कम्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका कम्यूटेशन अमाउंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। सर्विस पेंशन, अब उसकी सर्विस पेंशन कितनी होगी ये समझना हमने। सर्विस पेंशन कितनी थी जो उसका रिकॉर्डेबल इमोलमेंट आया सर्विस पेंशन में 47,800 आया। 47,800 गुणे 50 बनने सीधा आधा हो जाता है, ठीक है ना। जो बेसिक पे क्लास पे एमएस पे अगर ग्रुप एक्स पे ले रहा तो वो बटा 50% कर देंगे तो उसका वो क्या बन जाएगा सर्विस पेंशन बन जाएगा। तो 23,900 इस प्रकार से इसका सर्विस पेंशन होगा। और सर्विस पेंशन में लेकिन डीआर लगेगा, तो डीआर अभी कितना चल रहा है 53% चल रहा है, यानी कि डीए 53%, तो निकालेंगे तो 12,667 हो गया। अब उसकी सर्विस पेंशन कितनी मिल गई 23,900 प्लस ये डीआर 12,667, तो कितना आएगा 36,567, 36,567 रुपीज। तो इतना उसका क्या बन गया सर्विस पेंशन बन गया। अब टोटल पेंशन कितनी बन गई, इंपेयरमेंट रिलीफ कितना था उसका 7,170 था 50% वाले का, यानी कि 30% ब्रॉडबैंड टू, तो 7,170 इंपेयरमेंट रहा। तो अब टोटल पेंशन कितनी मिलेगी उसको, महीने की जो टोटल पेंशन मिलेगी कितनी मिलेगी देखो 36,567 प्लस 7,170 रुपए उसको क्या मिलेगी
इतनी पेंशन मिलेगी। तो जोड़ के कितना आ गया 43,747। इस प्रकार से कितनी मिलेगी उसको 43,737 पर मंथ उसकी इंपेयरमेंट रिलीफ प्लस सर्विस पेंशन लगा के मिलेगी। और इसी की जगह पर अगर वो होता डिसेबिलिटी पेंशन वाला होता, अगर उसको सीओ घर भेज रहा होता, इस हवलदार मनोज को अगर सीओ घर भेज देता, उस वाले केसेस में क्या होता, इस 7,170 में क्या लगता, डीआर लगता। ठीक है ना, यहां पर क्या लगता, डीआर लगता। अब डीआर जो 7,170 का 53% आता, उसको हम किस में कर देते, प्लस, इसमें प्लस कर देते। तो जितना यहां पर अमाउंट आता, टोटल अमाउंट जितना आता, उसको यहां इंक्लूड कर देते 36,567 में। तो उस प्रकार से उसकी सैलरी कितनी आ जाती, ज्यादा आ जाती। कितनी आ जाती, ज्यादा आ जाती। 3,500 रुपए का कम से कम इतना हेरफेर अंतर आ जाता। कितना आ जाता है, 53% निकालो, कितना होता है 53%, तो उस हिसाब से उसका अंतर आ जाता। और ये लाइफ टाइम के लिए इतना अंतर होता है। लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ में 7,170 रुपए एक बार ले लिया तो ये लाइफ साइकिल है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक, और ये इससे कभी ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। एक बार डंके की चोट में जो ले लिया उसको कोई बदल नहीं सकता है। और अब ये 7,170 रुपए जो है लाइफ साइकिल जब तक जिंदा रहेगा तब तक मिलता रहेगा। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन में अगर इसको सीओ घर भेज रहा होता, ये अनविलिंग कर देता शेल्टर अपॉइंटमेंट को, सॉरी विलिंग कर देता शेल्टर अपॉइंटमेंट को, सीओ अनविलिंग कर देता, उस वाले केसेस में हर बार जो है डीआर जितना जितना बढ़ते रहता, वैसे वैसे उसकी बढ़ते जाती। इस प्रकार उसकी पेंशन भी बढ़ती जाती। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है, कोई जल्दीबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अगर बहुत ही ज्यादा तंगी है, क्योंकि जो मेडिकल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए सर्विस करना बहुत टफ होता है, खास तौर पे जो एक्ट बटालियन होती है, एक्ट बटालियन में टफ होता है सर्विस करना, या इन्फेंट्री बटालियन में पैरासूट रेजिमेंट है, खाली पैरासूट रेजिमेंट तो खाली रिमस्ट हो जाते हैं, जो पैरा इन्फेंट्री वाले होते हैं, अगर वो मेडिकल डिसेबल हो जाते हैं तो बैटल कैजुअलिटी होते हैं, वार इंजरी होते हैं, तो वो खुद ही एक्ट बटालियन में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मेडिकल डिसेबल्ड हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, उनको दूसरे इन्फेंट्री बटालियन में उनको क्या कर दिया जाता है, रिमस्ट कर दिया जाता है, यानी कि दूसरे बटालियन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वहां पर भी उनको नौकरी करना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। तो मेडिकल डिसेबल जो होता है उनके लिए तंगी होती है, इसलिए सोच समझ के यहां पर कार्रवाई करनी है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको और बताते रहूंगा। अभी वार इंजरी रिलीफ मैंने बताया नहीं है, कंपेंसेशन अमाउंट जो मिलता है, अटेंडर अलाउंस जो बोलता है, उसका जो है उसका मैंने अभी बताया नहीं है, उसकी भी मैं आपको बताते रहूंगा। और कम्यूटेशन के आधार पर जो इसकी गणना होगी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, और मैं और वीडियो लेके आऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको जरूर मेरे को क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपके हर डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करने के पूरा एफर्ट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी को जो है अपने बड़ी पेयर में शेयर कर सकते हैं। डिसीजन लेने से जो है आप जो है इन चीजों से जो है आगाह हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इन्फेंट्री बटालियन या किसी भी बटालियन की अगर हम बात कर लो तो जवान के पास टाइम नहीं है, और अगर आप क्लर्क के पास भी जाते हैं तो वो बताने में थोड़ा सा वो करते हैं, हिचकिचाते हैं, या कुछ भी ये XYZ हो सकता है। बहुत मोस्टली लोग बता देते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं भी बताता है, या वो खुद ही हिचकाता है, यार मुझसे वो क्या कह देगा, मुझसे ये कह देगा, वल्ला पल्ला, ये तमाम तरीके की बातें होती हैं। तो आपको ये चीजों को समझना है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।